यहाँ कान अंधकार में कहाँ आपको ये पुलिस वाले कभी आपको कुछ नहीं देंगे, ना FIR देंगे, ये कहेंगे चूहे खा गए, जल गए। आप ना सीधा RTI में जाइए। हमने दिल्ली से और कानपुर से RTI डाली और उस भगवान का शुक्र है उसमें से 35 जो गुनहगार हैं उनके नाम आ गए। मैं मोदी जी के पास गया, उस टाइम गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश पुरब पे डाक टिकट जारी होना था और एक सिक्का जारी होना था। चाय पीने का टाइम आया, जब वो चलने लगे, मैंने कहा मोदी साहब मैं कुलदीप सिंह भोगल, जिसने 1984 की लगातार लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने देखा, जब कहते आ जाइए आप बताइए मुझे। मैंने कहा जी ऐसे मैं गुनहगारों के नाम ले आया हूँ, अब आपका ही काम है, आपकी मेहरबानी है, पूरे सिख समाज की तरफ से, दंगा पीड़ितों की तरफ से आप इस पे SIT लागू करवाइए फटाफट। राजनाथ जी ने 2.5 दिन में SIT का गठन किया और उसका टाइम रखा 6 महीने की। 6 महीने के अंदर इन दोषियों को पकड़ा जाए और 34 की जगह 70 लोग अंदर गए। वो इसलिए जब वो जाते थे तो वहाँ जो गवाह थे वो बढ़ते गए, तो 70 लोगों का अंदर। आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कहने से पहले मैं ये आपको ये बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें किसने की? ये देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि मैं इन दोषियों को बख्शूंगा नहीं, सबसे पहले ये जितनी फाइलें थी सज्जन कुमार एंड कंपनी की, ये 350 जो फाइलें थी, ये कांग्रेस ने इनकी छुट्टी कर दी थी। ये कहते कोई इसमें से दोषी नहीं है नहीं, मगर 300 फाइलों को दोबारा देखा गया, उसमें सज्जन कुमार और इसके साथी 12 वो जेल की सलाखों में गए और उनको उम्र कैद हुई। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मेरे जो सिख भाई हैं वो कहते हैं कि हम किसको वोट डालें, मैंने उनको एक बात समझाई। मैंने कहा एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आप पार्टी है, जिसने कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार करवाया, गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश को वहां से उठा के दूसरी जगह लेके उसका दाह संस्कार किया, 3-3 मंजिल से लोगों को नीचे गिराया गया। निजामुद्दीन रेलवे लाइन के पास 7 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिनको कुत्ते उनकी बोटियां लेके जा रहे। ये खुद मैंने वहां देखा, क्योंकि मैं वहां का बशिंदा हूँ, भोगल का रहने वाला हूँ, और साथ में निजामुद्दीन है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आज हमारा फर्ज बनता है हम नरेंद्र मोदी को कामयाब करें और तीसरी बार जो ये सरकार आएगी, हम इसीलिए आज यहाँ मैंने कई लोगों को कहा, मैं सिखों से मिला, बंगला साहब में मिला, रकाबगंज में मिला, मैं शीशगंज में जा रहा हूँ, वहां मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज जो सज्जन कुमार और 84 के कातल जेल की सलाखों में गए, ये किसके लिए गए? ये नरेंद्र मोदी ने किया। और आज जो उसके साथ एक और पार्टी आ गई, वो है आप पार्टी, सबसे झूठी पार्टी, जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब में नशे की जो कहते थे वहां नशा नहीं है, इससे ज्यादा नशा पंजाब में मान सरकार ने किया। और जो वहां सिख हैं वो भाग के दूसरे सूबे में जा रहे हैं, ना बिना मतलब से उनको पकड़ा जा रहा है। ये वहां की सरकार भी कह दिया, आप वहां की ओपोजिशन पार्टी भी ने ये कहा है कि ये जो अपना आप पार्टी वाला है केजरीवाल, जो खुद सलाखों में पड़ा हुआ है और उसने बाहर से पैसा भी लिया है, और आज उसका कल अखबारों में सब में आया कि इस आदमी ने ऐसे लोगों से पैसा लिया जिनका नाम आतंकवादियों की गतिविधि में आता है, उनसे भी पैसा लिया। शर्म की बात है, केजरीवाल के लिए डूब मरने वाली बात है इसके लिए कि ये ऐसे काम करके आज कांग्रेस के साथ ऐसे मेल मिलाप कर लिया, जैसे इन्होंने हमेशा ये मेल मिलाप किया। और ये गलत बात है। सिख जो है, दंगा पीड़ित परिवार जो है, वो वोट जो है
आज की मौजूदा सरकार को डालेंगे और ये फैसला हमने कर लिया है कि मौजूदा जो सरकार है हम उसको वोट डालेंगे और लोग डालेंगे, सिख डालेंगे और ये 100% डालेंगे। और दूसरे लोगों का क्या जो मर्जी कहता है कुछ भी नहीं होना, जो वोट है वो मोदी, नरेंद्र मोदी को जाएगी। अब आपने कुछ और सवाल पूछना है। देखो सूबा सरकार का की रोल, देखो सूबा सरकार जी है उदा जिहड़ा रवैया है वो इन्होंने बंदे ते अरेस्ट हो गए सी। असल विच जिहड़ी मैं गल करन लगा मेरे वकील साहब बैठे ने नहीं दसणगे। देखो होया कि मैं जांदा सी उत्थे, ये भी जांदे सी। मैनू दिल्ली तो जिहड़ी असल क्यों जी असली बात कहे मैनू दिल्ली तो सुरक्षा मिली हुई सी। इन्होंने सुरक्षा जड़ी सी वो हटा ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जमानतें करवाने के लिए अर्जी लगा दी। जब ये वहां गए, वकील हमारे गए, इनको वहां पे जो उन्होंने धक्का मुक्की की, यहाँ से चले जाओ, यहाँ बिल्कुल हम आपको खड़े होने नहीं देंगे, किसी को गवाही देने नहीं देंगे। मगर भगवान की वो है कि मैं जाके पंजाब से इधर मध्य प्रदेश से उन लोगों की गवाहियाँ लेके मैं आया और उन लोगों को अंदर करवाया। हमारे वकील साहब इन्होंने भी वहाँ बड़ी लड़ाई, मगर हमारा जो फैसला है कि हमारा वोट जो है दंगा पीड़ितों का वोट, बेशक वो पंजाब में बैठा है, वो दिल्ली में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, हरियाणा में है और कई सूबों में है, और जो सिख समाज है वो भी उसी का अंग है। वहाँ जब ये लड़ाई उसने किसी को नहीं बख्शा था, ज्ञानी जैल सिंह को नहीं बख्शा गया था, उसने सफेद पगड़ी कहते सफेद पगड़ी वाले को भी हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मगर आज लोग दुखी हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को जो सिखों की वोट है वो नरेंद्र मोदी को जाएगी। ये बिल्कुल फैसला हो चुका है। मैं हर घर घर जाके कह रहा हूँ भाई ये इन्होंने 83 के दोषियों को सजा दिलवाई है, आप ये और हमारे पास है। हम मानते हैं कि करतारपुर का लांघा है और जो अपना प्रसाद के ऊपर जीएसटी का जो था वो हटाया गया और ये मामले हैं, ये तो बनते ही थे। मगर बड़ा मामला ये है 84 का, सज्जन कुमार जा सकता था अंदर, आप ये बताइए, सज्जन कुमार अंदर जा सकता था? नहीं जा सकता था। उसके बाद कानपुर के 127 लोगों को मारने वाले अंदर जा सकते थे? नहीं जा सकते। जब तक नरेंद्र मोदी बीच में दखल ना देते ये लोग अंदर ना जाते। हमने जो किया ये ठीक किया। आज जो हमारा फैसला है वो बिल्कुल ठीक है और हम और भाइयों, सिख भाइयों को भी कह रहे हैं कि आपके पास जहाँ जहाँ लोग सिख रह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को वोट डाले। और ये जो लोग कुछ जो ये बगड़ बिल्ले जिनको कहते हैं, बगड़ बिल्ला ना यादा नहीं घूमता, वो कभी कभी निकल के जंगलों में आता है और एकदम कोई ना कोई छोटी छाप छोड़ जाता है। हमारे दिल्ली में भी ऐसे कुछ बगड़ बिल्ले हैं। तो किसी ने आज कुछ बोला कि कोई कल बोलेगा बगड़ बिल्ला, मगर वो करते कुछ नहीं। मेरे यहाँ भाई बैठे हैं, ये प्रेस वाले मेरे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, सब हैं। और आप जिसने और कुछ पूछना है, मेरी तो यही है कि हम सपोर्ट जो है सिख समुदाय जो सपोर्ट है गंगा पीड़ित जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। ये असलियत है। संजय जी देखिए, जब मोदी को वोट डालने लोग जाएंगे ना, वो कोई नहीं देखता कि इसकी आबादी कितनी है, क्या है, उन्होंने ठान लिया। अब वो अपने दुश्मन को वोट डालेंगे कांग्रेस को, और आप उसके साथ ऐसे मिल गया उसको वोट डालेंगे, वो तो जीते जी मर जाएंगे। पंजाब में जो सिख है वो बीजेपी को वोट पाएंगे क्या अकाली दल? कौन? पंजाब में सिख है, किसी की अपील कर दो बीजेपी। हाँ, मैं तो उन्हें भी अपील कर रहा हूँ। देखो दंगा पीड़ित लुधियाने है, उस तो बाद चंडीगढ़ है, उस तो बाद लुधियाना है, और वो भी वोट पाएंगे मोदी को। अकाली दल को नहीं पाएंगे, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ यार, ਅਸੀਂ खुद के सामने आए हैं, ਅਸੀਂ ये माहौल देखा। मैं 4 दिन एक घर में बंद रहा, पानी तक मैंने नहीं पिया था, पानी तक मैंने नहीं पिया था। 4 दिन बाद मैं उस मकान से निकला था। मैंने तो आंखों देखी है, मैंने
निजामुद्दीन में लाशें उठा उठा के मैंने जाके उनका दाह संस्कार करवाया और मुझे बंद कर दिया गया कि ये रेल की पटरी उड़ाने आए हैं। आज भी उसका केस श्री निवासपुरी थाने में था और मुझे 4 लोगों को हमें बंद कर दिया गया। हम वो सीन वो मंजर हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते उस मंजर को जो हमारे साथ किया। और ये वहाँ देखिए अपना ये कानपुर से आगे वो कौन सी जगह थी जिसका मैंने अभी केस, मेरे पास एक वीडियो है उसको मैं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। उसमें 3 लड़कियों की माँ के सामने उसका उनके साथ रेप किया गया। वो आज भी माँ ना, जब मैं जाता हूँ तो रोती है, उसके इतने मोटे जैसे ऊपर से जब बरसात होती है वो पड़ते हैं ना ओले, ऐसी वहां वो केस है। हमने जब उसको चिट्ठी दी, मैं मिलने गया सीएम को, वो उसने साफ मुझे कहा कि हमारी सरकार जो है कांग्रेस के साथ है, हम ये फैसला नहीं ले सकते। अब भगवान ने उसको अपना फैसला दे दिया ना, अंदर कर दिया ना, अब अपने आप फैसला हो जाएगा। बीजेपी की वहां सरकार आएगी, वो जो 60 लोग हैं गुनहगार हैं, जो जिन्होंने लोगों को मारा वहां पे, वो भी जेल की सलाखों में जाएंगे। हमारा एक टीचा है, नवंबर 1984 के कातलों को बख्शेंगे नहीं और उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे और अभी भी अभी और जाएंगे। यूपी सरकार ने आपको क्या कहा है? योगी जी से बात हुई थी क्या? मेरी जी 10 बार बात हुई है। सरदार सुखदेव सिंह ढींसा का 4 बार डेपुटेशन गया था। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल मिल के आए थे। हमारी 15-20 दिन पहले हमारी बात हुई थी वहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। वो कहते हैं जी इलेक्शन है, इलेक्शन में के बाद हम बताएंगे। मगर लोग जो है वो, हाँ एक बात और आप वो सुप्रीम कोर्ट का बताओ, जो केस हमारा जो है उस पर आर्डर जो हुआ है ये बताएंगे। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਸਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। यार मेरी गल नहीं सुनो, मेरा सवाल समझो पहले। यार साथ में कांग्रेस आम आदमी पार्टी इकट्ठी और यार एक मेरी गल सुनो, और यार मेरी गल सुनो। साथ रविंदर सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 84 ਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। हाँ जी। ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ यार तू मेरा सवाल पूरा नहीं हो सवाल नहीं करांगे ना। हाँ कोई कैंडिडेट अपना होगा, आवाज जल्दी चुकूगा, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ तो जल्दी अंदर तभी होंगे। ये मैं करना है ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं ਹੁਣ जब वक्त निकल गया, ਹੁਣ मैं गल करनी है कि उन्होंने पता नहीं ਜਿਹੜੇ इस टाइम मौजूद है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ਦੇ या ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ बीजेपी ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ मेरी जितनी औकात है मैं औकात कह रहा, मेरी जितनी औकात है मैं करता पाया। मैं अपनी मैं नहीं सही गल कह रहा, मेरी जितनी औकात है तो क्या मैं दिल्ली के सिखा नूं तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बोलने आए कि जो वोट ना दो? है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलने आ रहे हैं कि जो सिख दंगा पीड़ितों के बाकी लोगों को वोट ना दो, सिर्फ मोदी को ही वोट दो। हाँ वो उसकी वजह ना कांग्रेस जो है उसने गाड़ा उसने किया। देखिए आप पार्टी भी उसी की साथी है। देखो मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी को हमने यहाँ बंगला साहब में बुलाया, उनका मैडम जी 1 मिनट 2 मिनट, उनको हमने बुलाया यहाँ पे, उनकी पूरी टीम आई यहाँ पे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ दंगा पीड़ितों को कहा कि हम आपको वो जहाँ पे आप वो कॉलोनी है उसको अब लोग विडो कॉलोनी कहते हैं, हम वो विडो कॉलोनी रहने नहीं देंगे, आपको नया घर बसेरा बना के देंगे। आज 10 साल हो गए, कहाँ गए केजरीवाल जी बताएं ना, वो कहाँ गए? अब तो वो कटघरे में आ गए और फंडिंग भी ले ली उन्होंने, अब वो उसमें फंस गए। फिर दोबारा हम कहते हैं झूठ मत बोलो, आपने क्यों नहीं दंगा पीट? तो फिर उन्होंने कहा घर के एक आदमी को हम वो देंगे नौकरी, हमें बता दें। आज हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, बताए कि कितनों को नौकरी दी उन्होंने। आज बताएं ना वो केजरीवाल साहब जो जेल में बैठे हैं, मैं चिट्ठी लिखता हूँ, जवाब मांगता हूँ, बताओ किस किस को दिए।
आप बता दीजिए ये वो भगवंत मान जी से आपका क्या क्या कहना है? भगवंत मान वो झूठों का सरदार है, झूठों का। झूठ बोलने वाले होते हैं ना, मैं उनको झूठ बोलना लगा, झूठों का सरदार है वो। हर वक्त झूठ है। पंजाब में वो क्या कर रहा है, उसने कहा था मैं यहाँ ये कर दूंगा, मैं यहाँ पे चिट्टा खत्म कर दूंगा, फलान खत्म कर, क्या किया खत्म उसने? वहां पे कोई खत्म नहीं किया। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दंगा पीड़ित राहत कमेटी की तरफ से बुलाई गई। राहत कमेटी की तरफ से बुलाई गई है और उसमें जो रिजोल्यूशन पास किया गया है कि जितने भी दंगा पीड़ित हैं, जो 1984 के सिख दंगों में जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने विक्टिम्स फैमिली हैं, जिन्होंने वो काला मंजर देखा है और जिनको आज तक सपोर्ट नहीं मिली, उनको सपोर्ट की आस इसी सरकार से है। और इस सरकार के दौरान कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे वो लोग प्रभावित हैं और इसलिए वो लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको ये हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं या उनके पास जा भी रहे हैं और ये कह भी रहे हैं, और उनकी भी यही मंशा है, जो मंशा हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं, कि वो सारे सिख परिवार आज इस सरकार को वोट देने के लिए तत्पर हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो भोगल साहब ने आपको बताया, दूसरा ये है कि जितने भी केसेस हैं दिल्ली के बारे में, जैसे अभी हमारे पत्रकार मित्र ने बोला कि दिल्ली में ये दंगा हुआ, नहीं, ये दंगा जहां जहां सिख परिवार थे वहां वहां हुआ। और ये पिछली सरकारों के दौरान पता ही नहीं चला कि कहां कहां कितने लोग मरे। आज के तारीख में जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमें पता चल रहा है कि दिल्ली में कुछ हजारों में लोग मरे, तो सैकड़ों में लोग दूसरी जगहों पे भी मरे हैं। जो कानपुर का जिक्र है, जिसका मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहां पे अभी सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त है इस मामले में, कानपुर के दंगों के एसआईटी के रिपोर्ट के मामले में, कि एसआईटी ने उसमें 9 मामलों में चार्जशीट फाइल करी है। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच ने कहा है कि एक भी अक्यूज्ड को पनिशमेंट से बचना नहीं चाहिए, या आप इंश्योर करेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिठाएं, जैसे करना है करें, लेकिन एक भी केस इस तरफ नहीं जाना चाहिए जिसमें ऐसा रहे कि किसी को न्याय ना मिले। जितने केस क्लोज हो गए, वो केस क्लोज भी हुए, उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि उस समय की सरकारों ने उस केसेस को पनपने ही नहीं दिया। जबकि गवाह हैं, वो कह रहे हैं हमारे परिवार के लोग मरे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उनके केसेस प्रूफ नहीं हो रहे। कोई वहां पे कहने के लिए राजी नहीं है कि हाँ जी मैंने देखा या मैंने देखा। ये परेशानी है, ये प्रैक्टिकल परेशानी है। लेकिन इसके बावजूद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर सिख दंगों में अभी भी वो मैटर पेंडिंग है, और आप अगर उसके बारे में अगर वो करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सरकार से क्या सपोर्ट मिला है उस केसेस में। नहीं तो 34 साल पुराने केस में अगर 20 मामलों में अगर तहकीकात शुरू होती है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक बताया भोगल साहब ने कि यहाँ पे सज्जन कुमार किन हालातों में अरेस्ट हुए हैं, ये भी आपको पता है। ये मामला 1984 का, और उनकी अरेस्ट होती है 2011 में, 2012 में, 2019 में, सॉरी 2019 में। तो आप समझिए 35 साल बाद कोई अक्यूज अरेस्ट हो रहा है। फिर कैसे हो रहा है? बिना राजनीतिक मंशा के, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भी जगदीश टाइटलर के बारे में सब लोगों को पता है कि जगदीश टाइटलर के बारे में सबको पता है कि वो इनमें लिप्त थे। आज भी वो कांग्रेस की विभिन्न पदों पे आज भी आसीन हो रहे हैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनका कोई विरोध कर सके। सिख दंगा पीड़ित जितने भी हैं वो आशा करते हैं कि उनको भी जेल जाना चाहिए। हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जाएं। कहने का मतलब ये है, आज कमलनाथ के बारे में भी उन्होंने जो गुरुद्वारा बंगला साहब में 2 बंदों की मौत हुई थी, उसमें वो गुनहगार हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज में उसमें 2 बंदों की मौत हुई थी, उसमें वो गुनहगार है। उनके अगेंस्ट में केस है, एसआईटी के पास वो केस पेंडिंग है, उसको भी प्रोसीड कर रहे हैं। कहने का ये है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं वो सब कुछ इन्हीं लोगों से रिलेटेड है। उन कानपुर में भी जितने भी बड़े बड़े अक्यूज्ड हैं, सब कांग्रेस पार्टी से इनसे रिलेटेड है। तो आखिर न्याय वहां नहीं मिलता। इंदर सिंह कुशवाहा उस टाइम कांग्रेस के वो मंत्री थे, और उनका भतीजा जो अभी भी फरार है, उन्होंने क्या किया, उसके 2 केस से दोनों ही लूट के में FIR कर दी, मगर उसने लोगों को मारा,
जिंदा जलाया और सबूत है। और ये सबूत जो थे पंजाब से गवाही देने के लिए वो सिख यहाँ आए थे कि ये देखो ये कुशवाहा को अरेस्ट नहीं कर, वो इस टाइम भागा हुआ, आज उसको 6 महीने हो गए। हमने सरकार को कहा है, यहाँ पे मिले थे हम गृह मंत्री जी से, उनको सारी इलेक्शन से पहले सारी बात बताई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग भी जो भागे हुए हैं वो भी आएंगे। मैं सारे मीडिया का अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने आज इस मसले को उठाएंगे, ऐसे ही पहले आप जैसे भाई आज से 40 साल पहले थे, कई नए लोग हैं वो, तो मेरी ना एक बार विनती है आपसे कि आपने चाय का लंगर, मैं चाय नहीं कहूँगा, मैं चाय का लंगर कहूँगा, वो आपने यहाँ से चख के जाना है। और आपने पानी पुनी वहाँ बाहर सारा है और वहाँ चाय जो है आप आज लोग हो गए ना जो जनता जनार्दन कभी यहाँ भी हुए ईस्ट दिल्ली में पीछे। I just want to know legally what is the situation? इंडियन जुडिशियल सिस्टम, आप जो सवाल पूछ रहे हो कि जुडिशियल सिस्टम में इसका कोई प्रोविजन है कि अगर मॉब में 100 लोग आए तो उसमें 100 लोगों के नाम क्यों नहीं FIR में आते हैं? आपका पूछने का मतलब ये। देखिए, जितने भी ये जो जेनोसाइड की बात हो रही, जो सिख जेनोसाइड हुआ था, जो लोग उस समय थे, जिन्होंने अपने आंखों से देखा है, उसमें वो मॉब का इंटेंशन सिर्फ ये था कि डिस्ट्रॉय करना है, मारना है। वो मॉब में कोई आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकती कि कोई वहीं के लोग नहीं थे, कोई बाहर से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे। इवन की जो विटनेस है, आई विटनेस है, सपोज मैं यहाँ आई विटनेस हूँ, इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी के नाम नहीं जानता। और अगर आज यहाँ कुछ भगदड़ होती है, कोई आदमी इंस्ट्रूमेंटल होता है, उसमें सब लोग वो करते हैं, मैं हो सकता है 3-4 लोगों के नाम बता पाऊँ, बाकी के नाम नहीं बता पाऊँ, बाकी को हम अननोन ही कहेंगे। दिस इज, यू कैन से इट इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट, यू कैन से कि उनका भाग्य था कि उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई 147 148 लगाई जाती है जो राइटिंग के केसेस होते हैं, जब मॉब किसी पे अटैक करती है, तो जो मॉब को फ्रंट से लीड करता है, जो उसका मेन कॉन्स्पिरेटर होता है, उसके साथ जो मेन लोग होते हैं उनके नाम तो आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग, जो कार्यकर्ता जिसको बोल सकते हैं आप, जो लेबर बोल सकते हैं, जिनको भाड़े पे लाया जाता है कि चलो वहां मारने के लिए चलना है, तो उनका इंटेंशन ये रहता है कि भाई मैं उनको अगर प्रोपेगेट कर रहा हूँ, वो लोग जा रहे हैं, they all are under section 302, read with section 201 IPC, means वो सारे conspiracy involved हैं। 120 सब पे लगी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 34 साल 35 साल या 40 साल के बाद बहुत सारे अक्यूज मर चुके हैं, अक्यूज का भी पता नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो जेनोसाइड के, तो कुछ चीजों को इतना लंबा समय लग जाता है, 40 साल लग जाता है, जबकि आइडेंटिफाई हो गए हैं दंगा किसने किए हैं, उसको पकड़ के अंदर। दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं भी खुद से पूछता हूँ, बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं भी पूछता हूँ ये क्वेश्चन कि इतना साल क्यों लग गया, जब 302, आप लोग भी लेमैन की लैंग्वेज में जानते हैं कि 302 का मुकदमा होता है, मर्डर का मुकदमा। मर्डर के मुकदमे में मैंने ए आदमी का नाम लिखा हुआ है, उसको अंदर क्यों नहीं डाला गया, वो केस क्लोज कैसे हो गया? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द जुडिशियल, फ्रॉम द सिस्टम, कि क्लोज कैसे हो गया? आज एक 1984 में एक बंदा मरता है घर का, एक घर के 11 लोग मरे हैं, एक बच्चा जिंदा रहा है, फिर वो केस क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हो गया सो बताएं। सपोज कि कोई बंदा आपको नहीं मिला, सपोज आपको किसी ने गवाही नहीं दी, फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? आज भी ऐसे कितने केस पेंडिंग है इंडिया में जो इस तरह की चीजें हो रही हैं। सिख जेनोसाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक तरफा था। प्रॉब्लम ये है, ये दंगा नहीं था, एक तरफा था। आप किसी के घर पे जाके किसी के इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, उन्होंने आपका कोई रिट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, आप सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। ये आपको भी पता है कि 1984 का सिख दंगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, इसको किसी पर्सनल चीज से किसी से लेना देना नहीं था। लेकिन वो केसेस अगर क्लोज होते हैं तो सिस्टम को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए? क्या सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आज हम 40 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछने लायक हैं तो केसेस कैसे क्लोज हो गए, ये उस समय किसी ने क्यों नहीं पूछा? मैं आपको बता रहा हूं, जब आरटीआई में हमने किया और जब हम थाने गए हैं, आप विश्वास नहीं करो, पन्ने फाड़े हुए थे। एक 302 का केस जिसमें 3 महीने में चार्जशीट फाइल होने का टाइम होता है, 2 महीने में केस क्लोज है। 3 महीने तक का वेट नहीं किया पुलिस ने। अगर पुलिस किसकी थी, अगर सिस्टम किसका था, 2 महीने में केस कैसे क्लोज हुए? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं कि घाव बहुत बड़ा था,
लोग देख के चले गए। किसी ने अगर मरहम का की पेशकश भी की, उस मरहम से हो सकता है घाव ना भरे, लेकिन पेशकश भी की तो उनसे तो बेटर कम से कम जरूर है।